नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फोर्थ पिलर लाइव में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मात्र एक संक्रमण ने पूरे विश्व में हाहाकार मचा दिया। मात्र एक संक्रमण जिसकी वजह से धर्म तो धर्म, पूरी मनुष्य जाति आज त्रस्त है, परेशान है। और सिर्फ ये एक संक्रमण जिसने पूरी मनुष्य जाति के साथ साथ लगभग सभी गतिविधियों को पूरी तरीके से ठप कर दिया। और उसमें सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हुआ है तो अर्थव्यवस्था और शिक्षा। हम जब शिक्षा की बात कर रहे हैं तो सरकारी स्कूल और निजी स्कूल, ये दो भागों में विभक्त होती है हमारी शिक्षण संस्थाएं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो दोनों संस्थाएं हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चे होते हैं वो निजी विद्यालय में पढ़ते हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। हम बड़े स्कूलों की बात करें, बड़े निजी स्कूलों की, तो उसमें केवल 5% बच्चे ही हैं जो कि पढ़ते हैं। बाकी लगभग 95% बच्चे हमारे निजी विद्यालय में, जो कि छोटे छोटे विद्यालय होते हैं, निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। सरकारी विद्यालय के विषय में बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन निजी विद्यालय की स्थिति जो है अभी सरकारी विद्यालयों से भी गई गुजरी हो गई। बहुत विकट परिस्थिति है। सिर्फ शिक्षक ही नहीं, वहाँ के प्राचार्य भी इस स्थिति में है कि वो बताया नहीं जा सकता। फिलहाल हम आए हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री शंकर चौधरी जी के पास, और आज हम इस विषय पर उनसे बातें करेंगे, इस विषय का मर्म जानेंगे उनसे कि आखिर क्या हो रहा है, क्या गुजर रही है इन लोगों पर। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले आपके चैनल्स को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके चैनल्स के माध्यम से सभी निजी विद्यालयों का दर्द जो है सरकार तक और जो हमारे राजनीतिकार हैं और प्रशासनिक विभाग है उन तक पहुँच सकेगा। जैसा कि मैं स्कूल एसोसिएशन ऑफ बिहार का प्रेसिडेंट हूँ और पूरे पटना ज़िला के साथ साथ अन्य जिलों में जितने भी निजी विद्यालय हैं उनकी समस्याओं, उनकी जो वर्तमान कोविड के टाइम में जो परेशानियां हैं उन सभी को मैं देख रहा हूँ। और पिछले 2 साल से मैं यही दर्द सभी विद्यालयों के बीच में हमारे में है कि इस कोविड ने सभी को तबाह किया है। हम सभी जानते हैं पूरे विश्व से परेशान हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर क्षति हुई है तो वो शैक्षणिक संस्थाएं हैं जिसमें निजी विद्यालय, कोचिंग चलाने वाले और घर घर जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनकी बहुत ही मार्मिक स्थिति है। वो इस गंभीर बीमारी को झेल तो रहे हैं, साथ साथ अपनी आर्थिक स्थिति को भी झेल रहे हैं। कहने को तो पटना में तकरीबन जो है 25,000 विद्यालय हैं, जिसमें अकेला जिसमें 750 विद्यालय जो बिहार सरकार के द्वारा निबंधित हैं, लेकिन सिर्फ इस पटना शहर में 4,000 ऐसे विद्यालय हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छी क्वालिटी, अच्छा शिक्षा, अच्छा माहौल बच्चों को देने का काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं वो सेवा का काम करते हैं। कोविड के टाइम में एक तरफ बड़े बड़े स्कूलों को भी हानि हुई है तो छोटे स्कूलों को भी हानि हुई है। बड़े स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो बड़े परिवारों से आते हैं। सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था कराई है। वो सुविधा बड़े बड़े परिवार में जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं बड़े बड़े स्कूल में, वो ऑनलाइन सुविधा का लाभ ले रहे हैं। वहाँ भी फीस जमा हो रहा है। मैं नहीं कहता कि वहाँ 100% हो रहा है, लेकिन इतनी मात्रा में फीस जमा हो रहा है कि बड़े स्कूल अपने शिक्षकों का, कर्मचारियों का, अन्य सभी खर्च वो उठा पा रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी को इससे हानि पहुँची है तो वो छोटे छोटे विद्यालय हैं जो 200, 400, 500, 600, 700 में शिक्षा देने का काम करते हैं। वहाँ पे जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, कहीं पे 10 की संख्या में, कहीं 15 की संख्या में, कहीं 20 की संख्या में। वहाँ बुआ हैं, रिक्शा वाला हैं, गार्ड हैं, ये सभी जो है पिछले 2 साल से बेरोजगार हो चुके हैं। मैं एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी स्कूलों की व्यक्तिगत रूप से मैं महसूस करता हूँ। सभी के फ़ोन्स आते हैं हमारे पास कि सर अब मरने की स्थिति हमारे पास है। कोई अपना जेवर बेच के खाना खा रहा है,
कोई अपने फिक्स डिपॉजिट हैं, कोई किसी का SIP थी, किसी ने कहीं अपने बुरे वक्त के लिए पैसे जमा कर रखे थे, उन सबको तोड़ तोड़ के वो खा रहे हैं। स्थिति यह है कि बहुत सारे छोटे छोटे विद्यालय हैं जो किराए के मकान में चल रहे हैं। मकान मालिक जो हैं उनके विद्यालयों में टेबल बेंच के सहित ताले लगा चुके हैं। अब बताइए वो निजी विद्यालय कहाँ जाए जो 25 साल से, कोई 10 साल से उसी पे कई लोगों की रोजी रोटी चलती थी। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से कोरोना का प्रभाव सब पे पड़ा है, उस शैक्षणिक संस्थाओं पे भी पड़ा है। आपके ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था जो है शैक्षणिक संस्थान के एक तबके पे लागू हो सकता है, लेकिन मध्यमी एवं छोटे विद्यालय जहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, वो अपने बच्चों का ऑनलाइन पढ़ा नहीं सकते, उनके पास सुविधाएं नहीं है। उनके घर में काम करने वाले जो पुरुष हैं, अगर वो फ़ोन लेके कहीं चले जाते हैं तो फिर वो बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। यानी कि निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं लगभग सब निचले तबके के बच्चे हैं ज़्यादातर, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं उसमें तो जाहिर सी बात है कि मतलब जो ऊपर के वर्ग के बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो छोटे छोटे निजी स्कूल हैं उसमें निचले तबके के बच्चे पढ़ते हैं। देखिए सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार को भी सोचना होगा कि जितने भी निजी विद्यालय हैं उसमें 20% ही बहुत हाई लेवल के निजी विद्यालय हैं, बाकी 80% जो विद्यालय हैं वो छोटे और मध्यम आकार के हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे जो शिक्षक वर्ग हैं उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो वो शिक्षा देकर सेवा भाव करते हुए अपनी आजीविका चला रहे हैं। यानी कि स्वार्थ और परमार्थ दोनों हो रहा है। देखिए ये तो जरूरी है, जीवन के लिए सब कुछ जरूरी है। कम से कम शिक्षा जगत में जो बेरोजगार हो चुके हैं, कुछ काम नहीं है, वो शिक्षक बन के किसी का भविष्य तो संभाल रहे हैं। अगर बिहार में अगर तरक्की हो रही है, बिहार में जो शिक्षा का जो जोत है पूरे भारत में जल रही है, और टॉप पोजीशन पे अगर यहाँ पे अन्य प्रतियोगिता में अन्य जगहों पे अगर बिहार के बच्चे टॉप कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये छोटे छोटे निजी विद्यालयों से निकले हुए बच्चे हैं। मैं मानता हूँ कि 80% निजी विद्यालय में जो छोटे और मध्यम गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, तो उनका कम पैसे में उनको अच्छी फीस, अच्छा माहौल और अच्छा अनुशासन के साथ बच्चों का भविष्य संवारने का मौका मिलता है। इसको मतलब कि जैसा सर का कहना है, और मैं आपसे ये पूछना भी चाहूँगा कि आपने अभी बताया कि जितने भी छोटे छोटे निजी विद्यालय हैं वो सभी गरीबों के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इसका मतलब ये कि अगर निजी विद्यालयों की अगर अनदेखी करती है सरकार, तो जाहिर सी बात है कि गरीब बच्चों की अनदेखी करती है सरकार। इसमें सर इसमें कोई दो मत बात नहीं है। इसमें थोड़ी बात मैं फिर से आपकी बात में सुधार करना चाहूँगा कि मैंने पहले ही कहा कि 100 अगर निजी विद्यालय हैं उसमें 20 ऐसे विद्यालय हैं जो बड़े तबके के समूह को केंद्रित करते हैं। 80% निजी विद्यालय जिसमें मध्यम वर्ग के और गरीब वर्ग के बच्चे अपने बच्चों को, गार्जियन जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा मिल रही है। तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं कि हमें राशन दे दीजिए, हमें अपना हक दे दीजिए। हमें सिर्फ चाहिए कि आप जिस तरह से कोविड नियमों के अनुसार जो भी आपने रूल रेगुलेशन बना के पूरे बाजार को खोला है, सब्जी मंडियाँ खुली हुई हैं, बड़े बड़े आपने सिनेमा हॉल भी खोले थे पिछले लॉकडाउन में, अभी भी कुछ रियायतें मिल रही हैं। मेरा यह भी मानना है कि कोरोना काल में एहतियात बहुत ज़रूरी है, घर में भी रहें, सुरक्षित रहें, ये भी जरूरी है। लेकिन गाइडलाइन में बदलाव चाहते हैं। बस मैं यही चाहता हूँ कि सरकार गाइडलाइन में बदलाव करे। हमें सीमित मात्रा में बच्चों को बुलाकर पूरी नियमों के अनुसार सोशल डिस्टेंस के साथ कम से कम 20% भी बुला के पढ़ाने का मौका मिले, क्योंकि जब मंडियाँ खुली हुई हैं, बाजार में भीड़ है, ट्रैफिक भरा पड़ा हुआ है, तो वैसी स्थिति में जो पुरुष या महिलाएं बाजार में निकल रहे हैं, क्या डर उनके घर के बच्चों को नहीं है? जो बाजार में पुरुष हैं वो तो घर पे ही आते हैं ना। अब तो बच्चे भी निकल रहे हैं, मैंने देखा। अब तो बच्चे भी निकल रहे हैं, तो हम लोग का एक शिक्षा का मंदिर है ना, कम से कम यहाँ पे बच्चे रूल्स को फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन को मानते हैं और
हम लोग को मौका मिलता है कि हम उनको बताएं कि इससे कैसे लड़ना है। हमें सरकार ने हर समय किसी न किसी चीज़ों के लिए निजी विद्यालयों को भी याद किया, सरकारी विद्यालयों को भी याद किया है। जैसा कि हम लोगों ने बहुत पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट कहिए या उनका एक सपना था दहेज मुक्त बिहार, उसके लिए भी हम लोगों ने मानव श्रृंखला बनाया जिसमें छोटे छोटे बच्चे नियमों के तहत लाइन लगाकर बिहार को संदेश देने का काम किए। मानव श्रृंखला में उन्होंने जल जीवन हरियाली के लिए बनाया, सरकार ने शराबबंदी के लिए उन्होंने मानव श्रृंखला बनाया। सभी निजी विद्यालय सरकारी विद्यालय के बच्चों ने इसके लिए अलग अलग झांकियाँ निकाली, संदेश देने का काम किया और कहीं न कहीं नई पीढ़ी छोटे छोटे बच्चे ही आगे समाज को बदलाव कर पाएंगे। तो बस हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए, जैसे जैसे माहौल सही होता जा रहा है हमें भी आदेश मिले, हमें भी कुछ गाइडलाइन में संशोधन करके कम मात्रा में अल्टरनेट में शिफ्ट वाइज कम से कम मौका दिया जाए कि हम भी कम से कम बच्चों को पढ़ा सकें। पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ है। सर एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपके कथनानुसार जैसे कि आपने सरकार से मांग रखी है कि गाइडलाइन में फेरबदल हो और बच्चों के भविष्य के लिए सोचा जाए, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर सरकार गाइडलाइन में बदलाव करती है, आपको मौका मिलता है बच्चे विद्यालय को खोलने का, तो ये जो 2 साल का गैप है इसको फिर से भरा जा सकेगा? देखिए, जो 2 साल का जो एक गैप हो गया बच्चों के बीच में, ये इसको भर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभिभावक बच्चों को स्कूल भेज देंगे, सरकार स्कूल खोल देगी, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते बच्चों की ये जो 2 साल की पढ़ाई है जो छूट चुकी है, वो एकदम से उसको रिकवर करने में हमें भी बहुत समय लगेगा। और सभी निजी विद्यालय हों या कोचिंग में या घर पे पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उनके लिए एक बहुत बड़े मतलब आंदोलन के बराबर है, एक बहुत बड़ा परिश्रम के बराबर है कि हम कैसे वो 2 साल की छुट्टी हुई पढ़ाई को बच्चों को लगाएं। बच्चों में जो रुचि भाग चुकी है पढ़ाई के प्रति, उसको हम कैसे जागृत कर सकें, और साथ साथ बच्चों में जो डर सा बना हुआ था वो डर को भी हम दूर सकें। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, पूरे विश्व ने 2 साल कोरोना का प्रभाव देखा है, बहुत जगह परिवार के परिवार संक्रमित हुए हैं, लेकिन एम्स के डॉक्टर ने भी ये बताया है कि बच्चों में जो इम्यूनिटी पावर है इस बीमारी से लड़ने की में वो बच्चों में ज़्यादा होता है। तो उस सर्वे को भी देखा जाए कि आज के डेट में जितने भी लोग संक्रमित हुए हैं उसमें बच्चे की संक्रमित होने की मात्रा बहुत ही कम है। देखिए सर, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर पूरे देश ने झेली, अब तीसरी लहर की बारी है, शायद ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं, और तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा बच्चों के प्रभावित होने की बात कही जा रही है, तो आप क्या कहना चाहिए इस बारे में? देखिए, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ कि तीसरी लहर आएगी, और ये भी नहीं मैं कह सकता हूँ कि ये दूसरी है या तीसरी है जो अभी वर्तमान में हम लोगों ने झेला है। लेकिन मैं सरकार और जो भी मीडिया में बातें आ रही मैं उनका सम्मान करता हूँ, और मुझे एक ही बात कहना है कि अगर कोई भी जगह, चाहे वो सरकार दुकान खोल दे, मॉल खोल दे, सिनेमा हॉल खोल दे, बाजार खोल दे या स्कूल खोल दे, जब आपने गाइडलाइन बनाया है और उस गाइडलाइन को सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, सब्जी मंडियाँ, शादियाँ अगर उस गाइडलाइन को फॉलो कर सकते तो हम स्कूल क्यों नहीं फॉलो करेंगे? बिल्कुल, मैं सर की बातों से सहमत हूँ कि जब सारी चीज़ें खोली जा रही हैं सरकार के गाइडलाइन के अनुसार, तो बच्चों की शिक्षा को क्यों बार बार बाधित किया जा रहा है? 2 साल हो चुके हैं बच्चों की पढ़ाई को रोके हुए। ऐसे में अगर इनके पढ़ने की आदत खत्म हो गई तो आदत बनानी मुश्किल हो जाएगी। जी, आपने सही बात कहा। अगर बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि अगर दूर हो जाता है तो उसे लाना बहुत मुश्किल है। और मैं एक बात पूरे देश को भी और अपने भारत में जो भी लोग हैं मैं उनको भी संदेश देना चाहता हूँ। 2 साल में हम लोगों ने जो कोरोना बीमारी को लेकर जो हम लोग डिप्रेशन में आ गए, ठीक है, इस बहुत लोग इसमें नुकसान पहुँचाया। कहीं न कहीं सरकार भी एक पहलू को छोड़ रही है, मीडिया भी एक पहलू को छोड़ रही है। मैं चाहूँगा कि मीडिया उस पहलू को भी देखे। अगर देश में प्रत्येक दिन 3000-4000 मौतें होती हैं तो और कोरोना का प्रभाव फैल रहा है, तो सरकार और मीडिया को चाहिए ये सर्वे कराए कि पूरे देश में कितने लोग गरीब हो गए हैं, कितने के घर में एक टाइम भी अनाज नहीं बन पा रहा है,
कितने लोग घर में भुखमरी के शिकार हो गए हैं, कितने लोग भूख से मर गए हैं, कितने लोग जो है अपनी गरीबी से 2 साल में। यानी कि आपका कहना है कि संक्रमण से ज़्यादा लोग भूखमरी से मर रहे हैं। मेरा कहना है संक्रमण से ज़्यादा भुखमरी से मरने का ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं सिर्फ करना चाहता हूँ कि आप इस पे भी ध्यान दें, जांचें परखें, आपकी अपनी सिस्टम से पता करें कि अगर संक्रमण में से इतनी ज़्यादा मौत हो रही है तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग भूख की स्थिति में भी घर, मकान, जेवर, अपने जमा पूंजी, अपने बर्तन सब बेच रहे हैं। आज मार्केट में पता कीजिए, किसी उसका मकान बिक रहा है, किसी उसका सामान बिक रहा है। ये क्या दर्शाता है? लोग गरीब हो गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर मीडिया एक पहलू को दिखा रही कि कोरोना ने ये तबाही मचाई है, तो दूसरा पहलू ये भी दिखाना चाहिए कि लोग कितने गरीब हो गए, कितनों के घर में रोटियां नहीं जल रही हैं, कितने के घर में अनाज नहीं है, कितने बच्चे भूखे हैं, कितने ऐसे पुरुष हैं जो बच्चों को खिलाने के लिए दिन रात मजदूरी में बाहर निकल रहे हैं। तो ये भी पहलू देखना अति आवश्यक है। इस कोरोना ने कितनी तबाही मचाई है। जैसे हमारी सरकार तूफान आने पे तबाही के एनालिसिस करती है, उसके लिए राहत राशि घोषणा करती है, तो सरकार को ये भी देखना चाहिए कि अगर आप अनाज दे रहे हैं, अगर आप राशन फ्री में बांट रहे हैं, ये राशन उठाने वाले निम्न वर्गीय परिवार हो सकते हैं, उच्च वर्गीय परिवार अपनी जमा पूंजी को खा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वह मध्यम वर्गीय। न वो राशन के लाइन में लग सकता है, न ही वो भीख मांग सकता है, और न ही वो सरकार ने उसकी कोई मदद की। तो कम से कम अगर सबसे ज्यादा पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई पिस रहा है तो वो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो न सोसाइटी से लो जा सकता है, न सोसाइटी से हाई जा सकता है। तो सरकार को उसके प्रति सोचना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं शंकर चौधरी जी, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। जितनी भी निजी विद्यालय हैं उनकी परेशानी हमें हर हाल में समझनी चाहिए, सरकार को समझनी होगी इनकी परेशानी, इनकी दिक्कत, क्योंकि इनकी दिक्कत और परेशानी बच्चों की परेशानी है, क्योंकि बच्चे भी इससे दूर नहीं, इससे परे नहीं, क्योंकि 2 साल बर्बाद हो चुके हैं। अब आगे के साल में क्या होगा, ये सरकार को तो फैसला हर हाल में लेना ही होगा। 4th पिलर लाइव से मैं मधुसूदन।